वेलकम। थैंक यू। अरे वहीं से करना, वहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम। A vivacious afternoon to the resplendent cluster of अतिथियों का इस वार्षिक वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। I am deeply feeling elevated to take a note of presence of our esteemed dignitaries. Your presence in this auspicious gathering just adds glitters to the event. I offer an astounding welcome to all the luminaries to the Vriksh Mitra Samman Samaroh 2022. It's ticked off by the calendar today, 2nd April, and it will mark the Brobdingnavian memory to be embraced in future. वृक्ष मित्र सम्मान समारोह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत का यूनिक संस्थान द वेरी ओन कल्पतरु संस्थान आयोजन करते हैं और सम्मान करते हैं, मैं कहना चाहूंगी उन एनवायरमेंट वॉरियर्स का जो पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन और उद्देश्य मानते हैं। और इस नेक काज को सफल करने हेतु हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री एरिक सोलहेम सर, a global environment leader, the former executive director, United Nations Environment Program. Please put your hands together for Eric sir. मैं इनवाइट करना चाहूंगी एरिक सर को to kindly come up on the stage please. Along with that, हमारे साथ बैठे हुए हैं the founder director of Kalpataru Sansthan, the tree man of India, Shri Vishnu Lamba ji. Kindly come up to the stage please. Thank you. विशिष्ट अतिथि श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके, बट उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो हम आपको एंड ऑफ द प्रोग्राम में शो करेंगे। और मैं यहाँ पर सभी बैठे अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप जैसे प्रेरक लोग इस जगह में हैं कम, आप आए यहाँ पर, आपका तहे दिल से है वेलकम। ये Light is a symbol of brightness and prosperity. Light removes the forces of darkness and gives positivity. In spiritual word, light means life. दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का बहुत ही अहम व सुंदर हिस्सा है। कार्यक्रम के आरंभ से पूर्व विघ्नहर्ता गणेश और ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन करते हुए मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योतिर परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। और इसी बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ जयपुर, सिटी मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी का। तालियों के साथ उनका स्वागत हो गया। वेलकम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख माननीय एरिक सोलहेम साहब के समक्ष राजस्थान में जमीनी स्तर पर विभिन्न माध्यमों से जो राष्ट्र और समाज के उत्थान के निमित्त विश्व कल्याण की कामना से लगे हुए हैं, ऐसे कुछ नाम हमने
सम्माननीय एरिक सोलिम के समक्ष दस्तावेज के साथ रखे थे। अनेक विषयों को हमने अपने स्तर पर देखा और 3 नाम हमने महत्वपूर्ण आपको निवेदन किया कि इनमें आप एक बार विचार कीजिए कि वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है क्या। आपने वैश्विक स्तर पर 3 बड़े निर्णय किए हैं, वो निर्णय आज यहाँ घोषित होने हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग उस निर्णय को स्वीकार कर उसका स्वागत करेंगे। अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हमारे विशेष मेहमान को माननीय श्री एरिक सोलिम जी को कल्पतरु संस्थान द्वारा विशेष पौधा प्रदान कर उनका स्वागत करें। इस नए कार्य के लिए मैं हमारी फर्स्ट सिटीजन ऑफ जयपुर सिटी मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे स्टेज पे आए और एरिक सर का स्वागत करें। थैंक यू विष्णु सर फॉर डूइंग द ऑनर्स। थैंक यू मैम फॉर डूइंग दी ऑनर्स। बदले हम तस्वीर जहां की सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये हम सब तक फैलाए, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। इस मोटो को अपनाकर निरंतर पर्यावरण संरक्षण को अपना एम बनाकर आगे बढ़ते हैं कल्पतरु संस्थान। I'll tell you, बेस्ट एग्जाम्पल है पीपल्स पार्टिसिपेशन का। आज भी 10th की एनसीईआरटी उठा लीजिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन में 1970s और 1980s के एग्जाम्पल्स चलते हैं। जबकि जब मैंने कल्पतरु संस्थान के बारे में पढ़ा तो देखा कि कैसे पीपल लोगों को इन्वॉल्व करके कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो अगर इस पे एनसीईआरटी तो दूर की बात है, अगर हम इस पे बात करना चाहें तो शायद पूरी किताब कम पड़ जाए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। श्री कल्पतरु संस्थान की स्थापना पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले द ट्री मैन ऑफ इंडिया श्री विष्णु लांबा जी ने की। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट विष्णु सर कि वो आए और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच और उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से पिछले 27 वर्षों से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिना किसी अनुदान के अपने अपने तरीकों से विभिन्न नवाचारों से पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक सरोकारों को समर्पित होकर एक कार्य हो रहा है। उस कार्य को करने वाले लोग अपने अपने तरह से अपना काम करते हैं, जो सराहनीय काम करते हैं। उन्हें साल में एक बार मनोबल बढ़ाने का कार्य हम लोग करते हैं। पिछले 2018 के बाद कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा एक बड़ा कारण रही, जो हम सबके सामने थी, पूरे विश्व समुदाय के सामने थी, पूरी मानवता संकट में थी। और कई कारण रहे जिसके कारण से हम लोग नहीं कर पाए और आज ये अवसर आया है। ये राजस्थान के इतिहास का पहला अवसर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख आदरणीय एरिक सोलिम साहब एक महान वैश्विक नेता है, महान पर्यावरणविद हैं। आपको याद होगा सब लोगों को, संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ वन विकास के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड देकर भी आपने ही सम्मानित किया था। आदरणीय एरिक सोलिम ने शांति के कई सारे वैश्विक स्तर के प्रयास किए। विश्व के अनेक देशों में अभी जो शांति को लेकर के प्रयास चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, उनको आपको जानकारी में है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बड़े बड़े लंबे लंबे ज्ञान देने वाले, भाषण देने वालों की एक लंबी फौज आपको सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आती है अक्सर। लेकिन जमीन स्तर का व्यक्ति जिसका कोई नहीं होता, उसे तलाशना, उसका मनोबल बढ़ाना, ताकि लोक कल्याण में एक बड़ा उदाहरण समाज के सामने आने वाले समय में परिणाम स्वरूप आ सके, उसका काम आदरणीय एरिक सोलिम साहब कर रहे हैं। कल जब हम लोग एयरपोर्ट से आए, सुरक्षा कारणों से मुझे पुलिस वालों ने कहा था कि आप पहले इनका प्रचार नहीं करेंगे, कितने बजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने बहुत प्रार्थना की, तब जाकर के इन्होंने व्यवस्था करी कई चीज़ों की।
ज़्यादा लवाजमा की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ कोई सब शांति, हमारी जयपुर पुलिस अच्छा काम कर रही है। जहाँ चूक है वहाँ पर सब जगह चूक है। टोंक में हमारे पर जानलेवा हमला हुआ, आपको सबको पता है, लेकिन आप सब लोगों की ताकत मेरे साथ खड़ी थी, तो ईश्वर की करुणा हुई, हम वापस बोल पा रहे हैं। अनेक देशों में अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है, सरकारें काम कर रही है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र और समाज के लिए काम कर रहे हैं। कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कर रहा है, कोई किसी अन्य मुद्दे के लिए काम कर रहा है। हमारे बीच में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर यकीन मानिए 98% 99% लोग वो हैं जिनको अपेक्षा नहीं है। जिनको अपेक्षा है वो इस जन्म तक आगे बढ़ सकते हैं, जिनको अपेक्षा नहीं है वो इस जन्म और इस जन्म के बाद तक भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो तुलसीदास होते हैं। वो एक महाराज जी थे, मेरे आदरणीय रेणुवा साहब मेरे लाडले नेता हैं। रेणुवा साहब सड़क पे रहे, अर्श पे रहे, फर्श पे रहे, मैं इनका हमेशा दीवाना हूँ, हमेशा रहूंगा। बड़े उपकार है इस देवता के हमारे ऊपर, बड़े उपकार हैं। ये बड़प्पन होता है आदमी का। मैंने आपसे कहा था शुरू में, मैं आज एक अनुशासनहीनता करने जा रहा हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव रामचंद्र जी महाराज कहा करते थे, सन्यासी जब बोले तो उसके मुंह से निकलने वाले शब्द मंत्र हैं, और मंत्रों से ऊंची आवाज पाप है। अगर कहीं मंत्र चल रहे हो तो विष्णु तुम अपनी आवाज कम रखना, क्योंकि मंत्रों से ऊंची आवाज होगी तो मर्यादा भंग हो जाएगी। आज में मर्यादा जानबूझ के भंग करनी पड़ रही है मुझे। आदरणीय राजकुमार रेणुवा जी सामने विराजमान है, ये बड़प्पन है उनका। मेरा छोटा सा भगवान मंच पर विराजमान है। ये रेणुवा साहब की दरिया दिल्ली है। मैं वहां बैठने लायक बना हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी राजस्थान सरकार के मंत्री का तो राजकुमार रेणुवा का है। मैं दावे से कह सकता हूं, सरकार किसी की को क्या फर्क पड़ता है। सरकार आती जाती रहती है। आपके पूज्य अटल जी ने कहा था, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके साथ खड़े हो उसके साथ खड़े रहो। ये जिंदगी मौत आना जाना खेल है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन खुददारी वफादारी बड़ी चीज है, और वफादारी रेणुवा साहब खून में मिली है, और बदन हमने तपा लिया है। कोई खोप क्या होता हम जानते ही नहीं है। एक आप महाराज उनका सन्यासी का जिक्र करते थे अक्सर आपके भाषणों को। मैं तो पीता था महाराज, मैं तो उनको जीता था आपके भाषणों को, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और बहुत वापस फिर परमात्मा आपको सेवा का अवसर कहीं न कहीं किसी न किसी और बड़े रूप में दे, ताकि और पेड़ लगाएं लोगों के लिए और मानवता की सेवा करें। ऐसे लोग राजस्थान की धरती पर, राजकुमार जी रेणुवा जैसे लोग राजस्थान की राजनीति में है, ये मेरे लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। एक सामान्य व्यक्ति, कोई नहीं पूछ रहा था, मैं भग रहा था इधर उधर, सबके पास जा रहा था, फलान जी ऐसा कर दीजिए, डिगड़ जी ऐसा कर दीजिए, मुझे रेणुवा जी से मिलवा दीजिए, एक पौधा लगाना, हमारे वन मंत्री बने हैं। और मैं चला गया, अनेक संस्मरण है, मैं क्या बताऊं। मैं चला गया वहां घर पे, बरसती बरसात में भीग रहा हूँ, बाहर ऐसे ठिठुर रहा हूँ, एक पेड़ के पीछे चिपका हुआ हूँ। रेणुवा जी के छोटे भाई के बेटे मुझे मिले, तो उन्होंने कहा मुझे कि क्या हुआ। मैंने कहा साहब से मिलने आया था ऐसे ऐसे। अरे तो यहाँ क्यों भीग गए हो, अंदर आओ। पूछा ही नहीं तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो। सब पहले भोजन भजन सब चीजें और सारा एकदम मतलब वहाँ मालिक बना के बैठा दिया घर वालों ने। वो दिन था, आज का दिन है, मैं उस परिवार का सदस्य हूँ। और रेणुवा साहब का बड़प्पन रहा माननीय वन मंत्री राजस्थान सरकार के रूप में। जिस दिन वन मंत्री बने, जिस दिन वहां पहली बार मीटिंग ली वन विभाग के अधिकारियों में, और एक ही बात बोली वहां पर। मैं कोने में खड़ा था, विष्णु इधर आ। मैंने कहा साहब, पीसीसीएफ थे, उनको बोला मैं कहूं या विष्णु लांबा बोले, वन मंत्री का आदेश ही मानना। ये था राजकुमार रेणुवा का रुतबा। और उसका परिणाम ये रहा, रेणुवा जी ने कहा मैं झाड़ों को झाड़ नहीं मानता, पेड़ नहीं मानता, झाड़ झाड़ है, पेड़ पेड़ है। आप तुलसी बांटते हो, आप झाड़ियां बांटते हो, उनका अपना महत्व है। बड़ पीपल के पेड़ लगाओ, बड़ी बड़ी उम्र लंबाई वाले पेड़ लगाओ। और उस समय 4 या कुछ प्रतिशत 1% क्षेत्र राजस्थान में बढ़ा। ये संभवतः वर्ष 2016 की बात बता रहा हूँ। राजस्थान के इतिहास में से अनेक लोग समय समय पर अपने अपने नवाचारों से, अपने अपने तरीकों से अपना काम करते हैं। उन्हीं में श्री कल्पतरु संस्थान एक है। कल्पतरु संस्थान अपने तरीके से काम कर रहा है। सरकारी कागज मेरे पास, मेरी फाइल में रखे हुए हैं, रखे हुए। लेकिन मेरी नहीं कोई कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की मंशा, क्योंकि 3 बार तो फाइल सलट चुकी थी अपनी। बनास में सलटती बच गई, फिर टोंक में सलटती बच गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मुझे लगता है जिस मिशन के लिए आए वो मिशन पूरा करके ही जाएंगे, पहले नहीं जाने वाले। तो मेरा ऐसा है कि अभी शुरुआत है।
और सादगी से अपनी जमीन पर लगे रहिए। महाराज जी का उदाहरण देते थे अक्सर, जिनका वो फोटो भी नहीं है शायद दुनिया में कहीं कोई, उनका रामसुख दास जी महाराज, सही बोल रहा हूं मैं, रामसुख दास जी महाराज का अक्सर हमारे रेणुआ साहब उदाहरण देते थे। एक फोटो नहीं है दुनिया में उनका। तो मुझे लगता है ये कर्म जो है ना, आपको जाने कितना कहां पहुंचा देंगे। ये तो आज ऑडिटोरियम आना पड़ गया, एरिक साहब पधारे हैं, आप सब लोग पधारे हैं। ऐसे ही कुछ नवाचार यहाँ पर कुछ देश में अन्य अलग अलग कोणों में हो रहे हैं। तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य हैं आदरणीय संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी ने फोन करके अपनी एक इच्छा व्यक्त करी, और वो बड़ी लोक कल्याण से जुड़ी इच्छा थी। संतोष कुमार जी 16 करोड़ पेड़ लगाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और उस पेड़ लगाने के लक्ष्य में प्रभास, वो कौन सा फिल्म, बाहुबली फिल्म में प्रभास एक एक्टर आप सब जानते होंगे, वो उनके साथ जुड़े हैं, नागार्जुन जुड़े हैं, और भी कई सारे, मैं फिल्में नहीं देखता सॉरी, तेलंगाना की टीम आई हुई है। तो तेलंगाना की टीम टोंक भी पहुंची है, अभी मेरे पास फोन आया वहां से, आज तक टोंक भी गई है, कल एरिक साहब का वहां प्रोग्राम है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, संतोष कुमार जी ने एक संदेश भेजा है, आज आने वाले थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कहीं जाना पड़ गया, उनके कुछ यहाँ समस्या शायद जाना पड़ गया, उनके प्रतिनिधि आए हैं, आज एक बड़ी घोषणा यहाँ पर वो करवाना चाहते हैं। वो अभी एरिक साहब आपको बताएंगे, मैं मौखिक तौर पर बता देता हूं, उनकी कितनी आपके पल्ले पड़ेगी मुझे नहीं पता। आदरणीय संतोष कुमार जी राज्यसभा सांसद तेलंगाना का ऐसा कहना है। राघव जी खड़े हुए हैं, राघव जी एक बार खड़े हो जाएं, जोरदार तालियां राघव जी के लिए। राघव जी बिराजिए। राघव जी आप पीएस हैं आदरणीय संतोष जी के। संतोष कुमार जी ने कहा है कि कल्पतरु संस्थान राजस्थान के किसी भी भूभाग पर सेलेक्ट करके तय करे, मैं फाइनेंस करूंगा और कल्पतरु पेड़ लगाएगा, ये उनका मानना है। 1 लाख पेड़ उन्होंने लगाने को। आई एम राइट मिस्टर राघव? या तो मेरा बस ये निवेदन था, इस तरह के लोग हम कितने लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्या करेंगे, 5 जून तक चेहरा आपके सामने स्पष्ट होगा। पूरी दुनिया के अंदर आज एक सोशल मीडिया ने जितना अच्छा काम किया उतना ही गड़बड़ भी कर दिया है। कई सारी पूजा चौधरी है जो कजोड़ लाल की आईडी निकलती है, कई नंबर डाल देते हैं तो पता चलता है, और फोन कर करके बावड़ा कर दिया छोरियों को। तो मैंने मेरा नंबर दे दिया, मैंने कहा मैंने बच्चों को मैंने हटा दो, तुम मेरा नंबर दे दो। अब वो रात को 2 बजे मुझे हाय। आप कल्पना करो, मैं सोचता हूँ कभी कभी, मेरे भी घर में 3-4 बेटियां हैं, भाइयों की है, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि समाज में जीते कैसे होंगे ये, स्पेशली गर्ल्स कैसे अपने आप को। उस दौर में हमारे बच्चे निर्भीक होकर के बरसों से आते हैं जाते हैं, और कई सारे तो ऐसे हैं जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग भी है, सक्षम भी, अच्छे परिवारों से हैं। हमारी वो क्या नाम है इसका, पूनम को एक दिन छोरी मिलकर रस्ते के अंदर कुछ थे, एनसीसी कैडेट थी, 4-5 साल की बात हो गई शायद उस बात को। वो रेणुआ साहब मंत्री थे उस समय, अपन पेड़ लगाने गए थे। पूनम ने अकेली ठोक के आगे 2-4 को, और मुझे आगे बोली भैया, मैंने कहा कहाँ क्यों रही है, बोले ऐसे ऐसे हो गया। मेरी बड़ी टेंशन हो गई, मैंने कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया। मेरा मोटा मोटा भाव कहने का मतलब ये है कि ये जो हालात हैं, इन हालातों में हम कितना खुद सुरक्षित हैं, कितना दूसरों को सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन ये हमारे स्थानीय मुद्दे हैं। आज हमारे सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे बड़ी बात सिर्फ 2 है। श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ता जो नवाचार कर रहे हैं वो दुनिया के 196 देशों में जा रहे हैं। क्या आप लोग या आपके आसपास लोग जो काम कर रहे हैं, क्या वो भी यूएन का पार्ट बन सकते हैं? क्या आपका ट्रेडिशनल थॉट पूरी दुनिया में जा सकता है? क्या आपके तरीके, जो काम करने के तरीके, वो बदल सकते हैं? क्या किसी भी तरह से हम लोग आगे बढ़ने की प्रयास कर सकते हैं? हमारे पास रास्ता नहीं था, हमें पता नहीं था कि पहले हमें मालूम नहीं था बनी बनाई शिकंजी कहाँ मिलती है। अब हमें पता है कि कंपनियां कुछ हो गई है, एक बोतल में कुछ भर देती है, गैस कुछ भर देती है, हम उसको कुछ नाम दे देते, खरीद के ले आते हैं। हम अपनी बोतल बना सकते हैं क्या? हम अपनी गैस बना सकते हैं क्या? हम अपना ब्रांड बना सकते हैं क्या? घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, जो काम हमने कर लिए वो काम अब दुनिया कर रही है। बस एरिक साहब उसको यूएन के ऑफिस में बैठकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, यूएन एनवायरनमेंट ने ये कहा, यूएन एनवायरनमेंट ने ये कहा। मेरे बाप दादाओं ने पहले ही कह दिया,
मेरी दादी मोहिनी देवी आज दुनिया में शरीर रूप में नहीं है। मैं छोटा था लेकिन मुझे लालच था, क्योंकि वो क्या करती थी, नीम के पत्ते तोड़ के, और वो चैत्र का पहला दिन जब आता है तो वो बांट बूट करके हम लोगों को पिलाती थी। और मैं उसको डोगरी के चक्कर में थोड़ा कड़ा पता नहीं क्या पिलाएगी, लेकिन उसके साथ वो बूरा देती थी खाने का, उसमें मिलाती थी बूरा, उस बूरे के लालच में जाते थे। आज पता चल रहा है कि जो चैत्र में पहला दूसरा 3 दिन नीम की वो पानी पी लेता है, वो तैयार किया हुआ उसका, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, उसका ब्लड पूरी तरह सही रहता है। ये हमारे बाप दादाओं ने पहले ही बताया हमारे को। मेरे गुरुदेव आश्रम में कई सारे ऐसे प्रयोग करते थे। मैं जब वहाँ पर आश्रम में था, मैं नागांव में रहा, रामानुज संप्रदाय में रहा, और तेराबाई त्यागियों में रहा, कई जगहों पर रहा। कई मुझे चरणों में संत महापुरुषों के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उसी का प्रताप है, सांसें अभी तक टूटी नहीं, तोड़ने वाले बहुत आए। दरगत परिंदों के रास्तों पर लड़खड़ाते ही सही चल रहे हैं, लेकिन गिरे नहीं, टूटे नहीं। गिरे तो वापस उठा लिया। रेणुवा साहब जैसे लोग जाने कितने मिल गए, उन्होंने उठाया, चल खड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। रेणुवा साहब वन मंत्री बनकर आए थे, पिंक सिटी प्रेस क्लब का कार्यक्रम था, यही वृक्ष मित्र सम्मान समारोह था, राजकुमार रेणुवा साहब मुख्य अतिथि थे। एक लाइन उन्होंने जो बोली थी, मैं चाहूंगा आप गूगल पर जाकर के वो लाइन देखें। रेणुवा साहब ने जिस अंदाज में कहा था, वो अंदाज मुझे याद आता है जब भी किसी बड़े मंच पर जाता हूं। पिछली बार महाराष्ट्र शासन में था, महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री के रूप में आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने पूरी दुनिया में अनूठे काम किए। मैं जानता हूं आज वो मंत्री नहीं है, आज आदित्य भाई है, मेरे अच्छे मित्र हैं। आदित्य भाई के साथ तिवारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात कोई भी हो, कहीं भी अच्छा काम कर रहा है तो बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के यशस्वी वन मंत्री के रूप में आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने जो नवाचार किए, उस नवाचारों में उन्होंने 3 बड़ी योजनाएं चलाई। आप लोगों ने मेरे कहीं अगर देखा होगा इंटरव्यू वगैरह, मैंने अक्सर जिक्र किया है। रवीना टंडन को बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमिताभ बच्चन जी को बाघ बचाओ परियोजना का बनाया गया, और ग्रीन आर्मी का सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया। सचिन जी ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ। इसी दौरान पता एक चल पड़ा कि भाई कोई तलाश हो ऐसा जमीन टाइप का आदमी, मैं मिल गया, तो मुझे वो सचिन की जगह कुछ मजदूरी करने का एक सेवा का मौका मिल गया। मैंने पहली बार चिलगाटी देखी, मैं टीवी में देखता था, उसके बाद तो फिर कई चीजें। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, पूज्य अटल जी ने अपने एक भाषण में कहा था, शायद वो पुणे का भाषण था, संभवतः पुणे में दिया गया भाषण था, वीर सावरकर पे बोल रहे थे। एक लाइन उन्होंने कही थी उसमें, वक्त लौट कर आता है, ज्यादा दिनों तक उपेक्षा नहीं हो सकती। आपको परमात्मा सेवा का अवसर देता है, आपको संघर्ष का अवसर देता है, निखरने का अवसर देता है। आपके जीवन में हर जगह सुविधाएं हो जाएगी, फिर तो आप टाटा अडानी अंबानी बिरला के बेटे बेटी हो जाओगे, फिर वहां तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ जाओगे। फिर आप संघर्ष, त्याग, तपस्या और ये पराकाष्ठा, निष्ठा और परिव्राजकता, ये सब चीजें नहीं समझ पाओगे क्या है। तुलसीदास के बनने के लिए तो ठोकरे खाने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, और अपने ही बनारस में अपने ही घाट पे खाने पड़ेंगे, अपने ही लोगों द्वारा खाने पड़ेंगे, तब जाके तुलसीदास बनेंगे 500 साल बाद। ये सब हुआ, लांबा में हुआ, हमारे गांव में हुआ। जो डोगरी हमारे को वो कंडे नहीं थापने देती थी, वो मुझसे बोल रही थी, बेटा ये काम करा दे। मैं मेरे मन में सोच रहा था, मैं कहता वही डोगरी जो मना कर रही थी उसने पेड़ लगाने के लिए। जाने कितनी चीजें हो गई। आपको इधर का पोर्शन बड़ा रखना पड़ेगा, इधर का थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं रखता हूँ कंट्रोल में। मैं तो देखो, मैं शांति अमन की बातें, जवान आदमी कैसे करूँ यार मैं शांति अमन की बातें, लेकिन करता हूँ मैं फिर भी, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कहा है कि आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करो। पहले हम सुरक्षा को लेकर निश्चिंत थे, अब हम सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सामने से, अगर जिस तरह से हुआ टोंक में, सामने से लेकर होगा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कई लोगों ने मुझे कहा, लगभग 2 दिन के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया, ये कितनी बड़ी घटना थी। मैं तो बहुत मामूली परिवार का, सामान्य परिवार से आने वाला सामान्य व्यक्ति था, लेकिन मुझे लगता है शायद वो पिछले 27 सालों में जो पेड़ लगाए, आज यहाँ वो भीड़ इकट्ठी हो गई और एक बहुत बड़ा परिवार बन गया जो पूरी दुनिया में फैल गया। इस तरह की एक नवाचार संतोष कुमार जी का मैंने आपको बताया, 1 लाख पेड़ लगाने का एक कार्य होने जा रहा है। दूसरा, कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ता सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था बना रखी है। साल भर में आपने क्या किया, आप अपना डाटा लिखित में दीजिए, अपनी फाइल बनाकर भेजिए। आपने नहीं भेजी है तो ये आपकी कमी है। आप फाइल बना के भेजिए, आप रिकॉर्ड दीजिए। हमारे स्तर तक चल सकता था। मैंने माननीय एरिक सोलिम साहब के सामने एक निवेदन किया कि हम राजस्थान के कुछ चेहरे निकाल के लाए हैं, अनेक चेहरे हैं, लेकिन तो 2-3 चेहरे ऐसे हैं
जिनका कार्य देश और दुनिया के सामने जाना चाहिए। हम चाहते हैं यूएन के लीडर के नाते आप उसके ऊपर मोहर लगाएं, और हमने एक नाम दिया। उस नाम पर हमने कहा, राजस्थान के इतिहास में जब से मैं जानता हूं, आदरणीय रघुवीर सिंह कौशल जी वन मंत्री थे, भैरव सिंह जी बाबूसा के समय मैंने पेड़ लगाया था, ललित किशोर चतुर्वेदी जी थे, मैं बहुत छोटा था, तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूं, हर वन मंत्री के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। लेकिन एरिक ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में आदरणीय एरिक सोलिम ने पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद कहा, राजस्थान सरकार के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री अगर कोई है तो राजकुमार रेणुआ है। ये आपने कहा और उन्होंने अवार्ड जारी किया है। आज हम यहाँ पर उनको पुरस्कृत करने वाले हैं। आप जोरदार ताली से राजकुमार रेणुआ जी का स्वागत करें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जमीन स्तर के लोगों को आगे बढ़ाइए, और जहां से सीखने को मिला है उनका मैं रेणुआ साहब, ये मंच, ये मंच, ये संस्थान, ये माध्यम मात्र है। मैं समझता हूं कि आप जैसे लोगों को सम्मानित करके तो यूएन के एनवायरमेंट चीफ भी खुद सम्मानित हो रहे होंगे मनी मन। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संतोष कुमार जी से मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं था, उनका बड़प्पन था कि उन्होंने सेवा का अवसर दिया। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, एरिक बोलेंगे, मैं बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, आपका स्नेह बनाए रखिए। हम कुछ बड़ा करने का जा रहे हैं। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में पहले सम्मानित करवाएंगे, उसके बाद में एरिक कुछ दो शब्द बोलेंगे, फिर मुझे वापस 2 मिनट झेलना पड़ेगा आपको, एक बार जैसे झेल रहे हो। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप जो काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो कुछ अच्छा हो, आप चाहते हैं वो देश और दुनिया तक जाए, आप चाहते हैं वो ये अपने आसपास के वातावरण को इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट दे। छोटे छोटे प्रयोग आप कर सकते हैं, अपनी जानकारी भेज सकते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया जो कुछ संस्था के साथ करते हैं वो कृपया ईमेल के माध्यम से करें। अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हम मौखिक बात को संस्था के नाते नहीं मानते हैं। कई लोगों की मुझे शिकायत करी है भी कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। ऑफिशियल चलना शुरू कीजिए ताकि सीखने समझने का मौका मिले। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यही स्नेह बनाए रखिए। आज यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं, आदरणीय भाई साहब हैं, राजस्थान सरकार के विद्वान और वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय पंकज जी ओझा यहाँ विराजमान हैं, कई सारे लोग यहाँ पर हैं, तो मैं कईयों के नाम छूट जाएंगे जल्दीबाजी में, और कई सारी चीज़ें रह जाएगी, क्योंकि हर आदमी का अपना एक काम है। हमारे डेजर्ट ट्रेल से अमृता जी हैं, तो मुझे लगता है हमारे काम में ताकत है, हमारी मेहनत में पसीने में ताकत है, इतना पर्याप्त है। स्नेह बनाए रखिएगा। एरिक साहब कुछ बोलेंगे, उससे पहले वो कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे। प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद सर। चारों ओर बढ़ाओ जागरूकता, पर्यावरण है आज की आवश्यकता। कल्पतरु संस्थान's various environment conservation programs would have been difficult to achieve without the active participation and contributions of the volunteers, collaborators, and they have given their extraordinary contribution for environment conservation. So, इनका मानना है, आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं, रोके इस संकट को जो हमारी विरासत को निगल जाए। तो आइए इन्हीं रियल लाइफ हीरोज, आर एनवायरमेंट वॉरियर, वृक्ष के मित्रों को हम सैल्यूट करें, इन्हें सम्मानित करें। माफी चाहूंगा। आदरणीय एरिक सोलिम साहब का राजस्थान आगमन कई सारे कारण थे। एक महत्वपूर्ण कारण है जो उन्होंने मुझे रात को बताया है, जयपुर में एक जयपुर एनवायरमेंट फेस्टिवल हो, किस रूप में हो, किस स्वरूप में हो, क्या क्या उसके प्रकार हों, क्या क्या उसमें नवाचार हों, ये सब हमने कुछ अपने जो देसी बुद्धि है हमने लिख करके आपको निवेदन किया था। तो हमने एक जयपुर एनवायरनमेंट फेस्टिवल की घोषणा आज करने वाले हैं, और इनका यही कहना था कि यदि यहाँ की स्थानीय सरकारें और यहाँ के लोग, यहाँ की संस्थाएं यदि उसमें शामिल होती हैं तो आप चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के जितने भी 196 कंट्री के जितने भी जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर, वो सब लोग आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में आएँ, और यहाँ से एक जयपुर एनवायरनमेंट डिक्लेरेशन के माध्यम से, जयपुर घोषणा पत्र के माध्यम से, जयपुर पर्यावरण घोषणा पत्र के माध्यम से पूरी दुनिया का दिशा और दर्शन देने का काम करेंगे। वो एक महत्वपूर्ण विषय था, मुझे लगा आप लोगों को मैं अवगत करा दूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इन्हीं एनवायरमेंट वॉरियर्स को वन बाय वन, और हम यहाँ फेलिसिटेट करेंगे। फेलिसिटेशन के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन एरिक सर, एंड वन बाय वन मैं नेम्स अनाउंस करूंगी, आप कृपया मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट्स ग्रहण करें। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन श्रीमान राजकुमार जी रेणुआ जी को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रेणुआ सर। ये राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय श्री
Rinva sir. और मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संतोष जी को, वो स्टेज पे आए प्लीज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें संतोष जी का। So they are the representatives of संतोष सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे फेलिसिटेशन ऑफ कल्पतरु संस्थान महिला शाखा स्वयं सेविकाओं का, और उसमें मैं पहला नाम लेना चाहूंगी पूनम खंगरोज जी का। आप पिछले 12 वर्षों से कल्पतरु संस्थान महिला शाखा में क्रमश कार्यकर्ता और स्वयं सेविकाओं की संरक्षण के नाते सराहनीय भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट इन द रो इज शेफाली शर्मा जी, प्लीज रेडी हो जाएं। आप पिछले 4 वर्षों से संस्थान की समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवाएं दे रही हैं। जोरदार तालियां। शेफाली मैम अभी बस आ रही है। शेफाली जी। नेक्स्ट नीता शुक्ला जी। नीता शुक्ला जी, आप पिछले 15 वर्षों से संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। आप वर्तमान में संस्थान के कल्पतरु नर्सरी अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। जोरदार तालियां नीता शुक्ला जी। नेक्स्ट इतिक्षा शर्मा जी। इतिक्षा शर्मा जी, आप पिछले 4 वर्षों से कल्पतरु संस्थान के कल्पतरु वॉलंटियर्स अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए पूर्व में माननीय एरिक सोलेम हम भी आपको ट्वीट कर बधाई दे चुके हैं। इतिक्षा शर्मा जी, क्या आप हैं यहाँ पे? ओके। तपस्या कोहली जी, एक बार आप स्टेज पे आ जाएं। तपस्या जी। नेक्स्ट राज पूनिया, एक बार स्टेज पे आ जाएं प्लीज। राज पूनिया जी। नेक्स्ट वितिक्षा शर्मा जी। वितिक्षा शर्मा जी, प्लीज रेडी हो जाएं। आप पिछले 4 वर्षों से संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सराहनीय सेवा दे रहे हैं। वितिक्षा शर्मा जी। नेक्स्ट कल्पतरु संस्थान मुख्य शाखा के स्वयं सेवकों का सम्मान। आकाश बेनीवाल जी। आकाश बेनीवाल जी, आप लंबे समय से कल्पतरु संस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट इन द रो अनिल शर्मा जी, आप पिछले 15 वर्षों से कल्पतरु संस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। अनिल शर्मा जी। अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक शर्मा जी, पिछले 4 वर्षों से संस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट गौतम पांचाल जी। गौतम पांचाल जी, आप बाल्यकाल से ही कल्पतरु संस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। गौतम पांचाल जी। नेक्स्ट तनुज कायत जी। तनुज कायत जी, आप पिछले 15 वर्षों से श्री कल्पतरु संस्थान के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पर्यावरण विरोधी योजनाएं तहत स्मृति वन में 5000 वृक्षों की कुर्बानी देकर बनाए जाने वाले प्रस्तावित वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर कार्यक्रम की को रुकवाने में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। नेक्स्ट इन द रो श्री कल्पतरु संस्थान के सहयोगियों का सम्मान, और इसमें जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमान करण सिंह राजावत जी का। श्रीमान करण सिंह राजावत जी, आप वन विभाग राजस्थान में वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी टोंक के रूप में कार्यरत हैं। आप वर्ष 2008 से संस्थान के मार्गदर्शक मंडल में अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट श्रीमान विक्रम पाराशर जी। विक्रम पाराशर जी, आप श्री कल्पतरु संस्थान के अति महत्वपूर्ण सहयोगियों में शामिल हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है। नेक्स्ट श्रीमान देवांग भंडारी जी। देवांग जी। नेक्स्ट श्रीमान मनीष त्रिपाठी जी, इनका माननीय एरिक सोलेम के हाथों टोंक में सम्मान होना है कल। श्रीमान आभास वर्मा जी, प्लीज स्टेज पे आ जाएं। आप संस्थान के समर्पित सहयोगी और कार्यकर्ता के रूप में अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। नेक्स्ट श्रीमान आलोक व्यास जी।
आलोक व्यास जी, आप कल्पतरु संस्थान के सहयोगी संरक्षण मार्गदर्शक और कार्यकर्ता के रूप में सराहनीय सेवा दे रहे हैं। श्रीमान रजत पारिक जी, भीलवाड़ा राजस्थान से आने वाले रजत पारिक जी हैं हमारे साथ। श्रीमती नम्रता मंडा जी, श्रीमती नम्रता मंडा जी, नागौर राजस्थान से आने वाली श्रीमती नम्रता मंडा जी ने कल्पतरु संस्थान की सहयोगी के रूप में समय समय पर सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं। अपने पराली की समस्या का समाधान करते हुए एक विशेष नवाचार के तहत स्थानीय महिला समूह को रोजगार देते हुए उनके प्रकार की वस्तुएं बनाना शुरू कर सार्थक संदेश दिया है। जोरदार तालियां। श्रीमान दिनेश जोशी जी, दिनेश जोशी सर, जोधपुर राजस्थान से आने वाले जोशी सर पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में हमारे शुभचिंतक सहयोगी के रूप में अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट श्रीमती सिद्धि जौहरी जी, सिद्धि जौहरी मैम है हमारे साथ। जोधपुर राजस्थान से आने वाली श्रीमती सिद्धि जौहरी जी ने श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ता के रूप में शामिल होकर इंडो नेपाल इंटरनेशनल अभियान शुरू किया है। इस अभियान को वैश्विक स्तर पर सार्थक सराहना प्राप्त हो रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सिद्धि जौहरी जी का। नेक्स्ट वैद्य शंभू दयाल शर्मा जी, शंभू दयाल शर्मा जी हैं हमारे साथ। श्रीमान सुंदर बेहफा जी, जोरदार तालियों के साथ प्रतिष्ठित युवा कवि हैं। अपने समय समय पर श्री कल्पतरु संस्थान के सहयोगी के रूप में अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। रिश्ते और सफर जिंदगी का जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन करते हुए यह मंच स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जोरदार तालियां, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमान विवेक मेश्राम जी, विवेक मेश्राम जी, आप सोसाइटी ऑफ ग्लोबल साइकिल के सचिव होने के साथ साथ श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से उज्जैन में संचालित योजनाओं में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। श्रीमान कौशल देव भारद्वाज जी, कौशल देव भारद्वाज सर, कौशल देव जी हैं। डॉक्टर जयश्री गौडविन जी, तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर जयश्री गौडविन जी का। आपने अपनी दिव्यांग पुत्री की स्मृति में हृदय सारा फाउंडेशन स्थापित किया है और वर्तमान में श्री कल्पतरु संस्थान के साथ मिलकर दिल्ली के पास एक गांव को गोद लेकर उस पर सार्थक प्रयासों की ओर बढ़ रही है। हम आशा करते हैं जिन सहभागिता से यह गांव जल्दी पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बने। नेक्स्ट श्रीमान पंकज ओझा जी, संयुक्त सचिव कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, आपने समय समय पर श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं का विभिन्न माध्यमों से मनोबल बढ़ाया है। अपने देश और दुनिया के बड़े मंचों पर अनेक रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। जोरदार तालियां। श्रीमान अजीत सोनी जी, श्रीमान अजीत सोनी जी, व्यवसायी डॉक्टर अजीत सोनी 2012 में सामाजिक सेवा में कार्यरत है। इनके द्वारा गरीब परिवारों के लिए कोविड में मुफ्त ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और हाल ही में यूक्रेन से लगभग 130 छात्रों को सकुशल भारत वापस लाने में इनकी अहम भूमिका रही, जिससे फलस्वरूप तालियां अपने आप बज गई हैं। डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। बहुत 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 बधाई आपको। डॉक्टर जीएल शर्मा जी, इन्होंने 1000 पौधे और डोनेट किए हैं। जोरदार तालियां इस बात के लिए। डॉक्टर जीएल शर्मा जी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर जीएल शर्मा साहब वर्तमान में चाकसू एसडीएफ के पद पर कार्यरत हैं। आप एक कुशल पर्यावरणविद के रूप में विभिन्न माध्यमों से सराहनीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां। रुचि साधवानी जी,
आप जयपुर शहर के विभिन्न माध्यमों से सामाजिक सरोकारों में सक्रिय दिखाई देती हैं। हाल ही में आपने श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से चलाए गए जयपुर शेयरिंग फेस्टिवल में सराहनीय भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां। Thank you so much. Please take your seat. So now, I would like to call upon the man himself, for whom, if I talk about, it would be just like showing light to the sun. He is the man who communicates effectively. He awakens mind, put open doors for new world, motivate with respect, keep an open mind, yearn to connect, not correct, zest to make a difference. He is none other than Honorable former Executive Director, United Nations Environmental Programme, Shri Eric Solheim ji. I would like to call upon Eric sir. Good afternoon. Namaste. Namaste. I felt so honored when I could give out these diplomas to great environmentalists from the state of Rajasthan. There were even some people coming all the way from Telangana and from the very west of Rajasthan. So people have come a long way. But what brings us all together is that the environment and Mother Earth is in our heart, and we know that we need to treat this planet better. I'm also so pleased to announce that they will start the Jaipur Environment Festival. Because this city is well known for its literature festival, but now it will add an environment festival, and that is very good news. Rajasthan, of course, is a great state, well known all over the world as one of the cradles of the Indian civilization, with some of the most biggest attractions anywhere. And I have to admit, I've been to many parts of India, but this is first time to Jaipur, so I'm really happy to be here and to tap into the great heritage of Jaipur and the state of Rajasthan. While coming here, I read the horrible but also beautiful history of the bush noise. The tribe who really stood up for the environment. When the Maharashtra wanted to kill down the trees, they said these trees are so valuable for us. It's part of our religion, but of course it's part of our livelihood and part of our life. So we will embrace them and defend them. And hundreds of women were killed. But at the end, also the Maharashtra changed its way and decided to keep the trees here. It's a horrible story, but it's also a very beautiful and inspiring story. I do not ask you to give your lives for the nature, but I ask you to spend a lot of time and a lot of effort and a lot of fighting spirit to defend Mother Earth, because that is needed. And I believe this is very deep in the Indian psyche. Because if you look to the old scriptures of India, environment is all over the place, front and center. Your grandfathers and mothers, they venerated nature. All over the Vedas and all over the great stories in the Ramayana and all the other great stories is about nature. Hinduism is the only religion where gods are part human and part animal. Hanuman, Ganesh, can it be a stronger symbol of the link between humans and nature? We cannot do in the long run without elephants, nor can we do without the monkeys or any other animals. We are all integrated and together. But this is great stories from Hinduism. There are similar great stories from other religions. I'm coming from Europe, where most people are Christian. Jesus Christ spoke about the tree, spoke about the fish. Indeed, in the early days of Christianity, the main symbol of Christmas were not the cross,
Today, everyone thinks of Christians with the cross. First symbol was a fish, because Jesus Christ was walking around Lake Galilee, what's today Israel, and he venerated the fishermen there, and the tree, which of course was the livelihood of Palestine, which was a very dry area, in that sense similar to the state of Rajasthan. So whatever are our roots, environment is there, but I would say in particular, environment there is there in the old Indian scripts. And also there's a very beautiful saying in the Vedas, the whole world is one family. That's more important than at any point in human history, because if India and China, the United States and Europe, Africa, if we all work together, there are no limits to what we can achieve. If we allow someone to make wars, to criticize each other, fight each other, well, we come much, much shorter way. So let's embrace this saying, the whole world is one family. I think you all know that we have huge environment challenges, so I will not dig into the challenges. I'm on the solution guide, focusing on the solution. But let's repeat, there are three main environment challenges for planet Earth. Climate change, which makes temperature higher. Rajasthan, frankly, is already a quite hot place, and it's also a quite dry place. It cannot be hotter and drier, and similar issues are all over the planet. We need to keep temperature down. Secondly, we should not pollute planet Earth. Some of the northern Indian cities are very polluted. I read the stories of people in Punjab who, under the COVID, and for the first time pollution came down, for the first time they could see the... And thirdly, we need to protect nature. Nature is destroyed on many places in the world, and it's hunting back on us. But good news is, as soon as humans restore nature, and as soon as we relieve the problems for nature, Mother Earth is coming back. That was what we experienced during COVID. Nature came back all over the planet. In the United States of America, they spoke about the great party in the national parks there, because when we did not destroy it, the nature came back. In Europe, there were bears walking in the streets. In South Africa and Cape Town, there were penguins walking in the streets of Cape Town. All over the planet, nature came back, and we know that will happen. We just need to make sure that we don't destroy this planet. But that's up to us. And I'm very optimistic. I believe there is an enormous opportunity now for getting it right. And the reason is very simple. Development in the past could not happen without destruction of Mother Earth. That's a fact. Started in the United Kingdom in the Industrial Revolution 250 years back, moved on to Germany, to the United States, to Japan, to Korea, to China, and now coming to India. First you pollute like hell, and then you start solving the problem. That's the old model. That's the past. That's the 19th century, the 20th century. 21st century is about all those solutions which are good for the economy and good for the ecology at the same time. Obviously, India needs economic growth. That's some people saying that India can do without economic growth. No, no, and no. India still has hundreds of millions of people living in poverty, and India has more people who are in the lower middle class who deserves a better life and more material goods. That can only come with economic growth. But economic growth needs to happen in a new way, which is based on all those policies. It's good for the economy and jobs, and good for Mother Earth at the same time. That's ecotourism, that's green agriculture, that's a circular economy, that's the renewable energies, and that's electric cars and electric vehicles. But at the core of all of it is energy. Because for the first time in human history, we can fuel everything with renewables. Solar and wind and green hydrogen and all the renewable energies are now the cheapest energy. In the past, you needed coal. No one did coal because we loved coal. Everyone knew it was polluting. Everyone knew it was very dangerous deep down there in the coal mines. But it was the only way to get to prosperity. But now we have another way, because all over the planet, solar is not only more environment friendly than coal, it's cheaper than coal.
So you save money from the state budget or from the customer's pocketbook if you go into renewables. So for the first time, a new model is possible, the win-win model. That's now acknowledged basically all over the planet. We just need to do it. Now I will tell you a little bit about 4 B's. There are 4 factors, all starting with the letter B, which is now changing the world. Business, Brussels, meaning the European Union, Beijing, meaning China, and Bharat, meaning India. I will focus on Bharat, but let me first give a little bit of the world view, because India is not alone in the world, and it may be aspiring to see how much is happening in other parts of the world. Business is now well ahead of politics nearly everywhere. In the old days, I'm coming from a socialist tradition, in the old days we thought the state needed to regulate everything, otherwise business will not go green. There's some truth in it for sure, but it's also not true that basically every business are ahead of politicians. When President Trump in the United States of America said, I don't want to be in the Paris Agreement for climate change, what happened with business? Not one major company in America raised its hand and said, we agree with the president. Everyone said, we happen to disagree with you, Mr. President. You are on the wrong path, and by the way, we will move towards lower emissions, whatever the White House and the president says. And all the major companies of the United States now want to go green. We just mentioned one, Microsoft. Microsoft has promised, and that's one of the 5 biggest companies in the entire world, much bigger than most states. Microsoft is not as big as India or China, but Microsoft is much bigger than smaller states in Europe or in Africa. Microsoft has promised that they will, number 1, be carbon neutral by 2030. Secondly, they will compensate for all emissions in the history of Microsoft, since the company was founded by Bill Gates and others in the 1970s. And Microsoft has promised it will be a zero plastic company. Microsoft will not push any plastic out to the outside world from the company. Whatever plastic it uses, will handle within the company. These are great promises. And another company which is now settling here in India, Swedish IKEA. They have a big outlet in Hyderabad. I think they are soon to open one in Noida, near Delhi. The IKEA now promised that if you buy their furniture, you can give it back. If you want green sofa, after 2 years your wife comes and says, no, I want a yellow sofa, well, you can hand back the green sofa. IKEA will sell it to someone else, or if they cannot sell it to someone else because it's too old, they will recycle it and use the wood and all the components into new products. By the way, this is the old ways. This is how Indians lived throughout centuries. People couldn't afford to throw anything away. My grandmother didn't throw away anything, because she couldn't afford it. It was always a new use for everything. My mother even did never throw away food, because she could remember the times when there was little food, so she didn't want to throw it away. But I knew most of us, the middle class, now tend to throw away a lot of things, but all of them can be recycled, and that's what IKEA is doing. Secondly, Brussels. Brussels is now regulating all the markets in Europe, and Europe now, because of the war in Ukraine, will go much faster into renewables, because now it's not just about environment, it's also about energy security in Europe. And the European Commission has said we will go with lightning speed into the renewable society, and I believe that is the case. And Europe is regulating all markets, meaning that if you want to invest in coal and or oil, well, you will get much more difficult conditions from the bank, while if you want to invest in solar or wind, the conditions, the interest rate will be much more favorable. So in that way, the finances will drive the green revolution in Europe. Thirdly, Beijing. I for sure know that there are tensions between China and India, but we also have to admit that when it comes to every environment technology on planet Earth today, China is in the lead. Some of the technologies are not developed in China, maybe developed in Germany or United States or in India or my nation Norway, but the Chinese brought them to such a scale that price came down
and help the development. Take solar energy. 80% of all solar panels sold in the world are made in China. So when India today is developing a solar industry, which is happening very fast, it's basically done on the basis of solar panels from China. That, of course, had to change, because India needs all the jobs which can come from this. India needs the energy security which comes from domestic production, and this is now happening at lightning speed. In Delhi, I met the people from Reliance, which, as you know, is not a small company. They said, we will wrap up the production of solar panels in India. I met people from Renew, which is one of the biggest solar companies in India. They said the same, we will start the production of solar panels right here in Bharat. But at the moment, China is in the lead. Another figure, there is 99% of all electric buses in the world are running on Chinese roads. 99%. 70% of all environment-friendly high-speed rail is running on Chinese rails. And last year, China produced more wind energy than the rest of, in 1 year, than the rest of the world has done in the last 5 years combined. India, America, Europe, still China is doing more. So there is a very, very rapid development of this in China. And very frankly, India, Europe, America, we need to get up early in the morning and work hard. Otherwise, all the renewable energy jobs will go to China, which of course no one wants. Congrats to China for what they're doing, but we should do the same. And then finally, Bharat, India. I think there are three main areas for environment development in India. I will speak about them all. It's about greening the land, that's of course what we are seeing here, what Captura is doing. Second is about the renewable energy and electric market. And the third is about the circular economy that we need to reuse. Starting with greenery. It's fantastic that so many volunteers start tree planting. We need to do a lot more of it. State of Telangana is now the Indian leader. State of Telangana has increased the tree cover by 3%. That's a great achievement. And the city of Hyderabad, and the city of Hyderabad is one of the greenest cities, not only in India, it's one of the greenest cities in the world. It's now declared a tree city of the world. And they have some frankly beautiful, large urban parks right in the center of the town, where people can go for a walk, have a good time, maybe play some cricket or soccer, simply enjoy life. Very good for people, and it's very good for environment at the same time. A Chinese city called Shenzhen, they have a lot of the same, and now the real estate prices in Shenzhen is the highest in China. Very, very expensive to live in that city. Maybe not fair for all poor people, but the reason is very clear. People want to go there because it's so clean, so nice, so beautiful, so green. And when many people want to stay in a place, prices go up. And for sure the same is happening in Hyderabad, which is a very rapidly increasing city. We're moving on to Bengaluru, a small Indian NGO called Save Trees. They have made 30 small urban forests right in the city of Bengaluru. And if you go around, you see in Andhra Pradesh, they're now moving agriculture in a green way, in a fantastic way. 1 million farmers, that's 6 million people in Andhra Pradesh, has moved into what's called zero-budget natural farming, which is about making agriculture green. Better yields, more in the pocket for the farmer and her family, and at the same time, better health, less cancer because of less pesticides, and better for Mother Earth. And Prime Minister Modi has now said that India at large should follow the example of Andhra. So these are exciting examples of what's happening in India right now. We simply need to do more of this. This is of course not just good for people and for planet, it's also good for animals. India, by the way, has now doubled the number of tigers. Rajasthan is centering in that, in the tiger increase. Nepal was the first, a tiny country compared to India, but Nepal was the first country to double the tiger population. Then followed India, and Russia and China, I believe, will also follow. Tiger is low, it's come low, but now it's coming up again. And let's also recall, this is a difficult animal
to protect, because it's one of the very few animals that attack humans to try to eat us. Some animals attack us if we attack them, but tigers want to eat us, and that's very rare. So of course you need to protect villagers from the tigers, and we can do that through green corridors, making bypasses over roads and railroads, and of course protective systems so that they don't get into the villages, for instance, because there are too much garbage they want to eat. So there is a huge movement now in agriculture, in tree planting, and in protection of the land for greenery in India. We just need to continue and do more of the same. One rule which should be implied in my view is that when you need to cut down trees, sometimes you have to do it because say you want to make a road or a railroad or a new housing compound, well then you should be, the same company should be forced to do the similar tree planting in another venue to make sure that it's not a net loss. That's the greenery. Second is moving into an electric and renewable culture. And here India is in the lead. True, China is number one, but India will very soon be the number two. India also has some fantastic achievements. India has the first yield of the farmer, and you create a greenhouse effect so that the yield is more. You will think that below the solar panels there will be less, but to avoid the direct sunshine, they keep the heat, makes the increased yield, and then of course the problem of the land is less than if you can do it in the agriculture land. So the solar revolution is taking off in India. Prime Minister Modi, President Macron of France formed the International Solar Alliance. So India cannot even develop this at home, but also develop this globally. And Indian companies can invest in solar in Africa, Middle East, and other parts of the world, because India is now having the lowest price of solar anywhere in the world. True, China has more solar, but the price of solar is lower in India, which is an enormous advantage for the international competition on solar. Also, India needs to move into electric mobility. What is that? Well, it's very simple. We need to make the two-wheelers, three-wheelers, and four-wheelers. They need to be electric, and the heavy trucks, aviation, and shipping need to move into green hydrogen. Hydrogen is produced by solar, but you cannot use the solar directly into the ships or the aviation, but you can do it through the green hydrogen. In my nation, Norway, last year, 80% of all cars, nearly all cars sold, were electric. Why is that? It's because the companies are making much better cars. The best cars can now go 500 kilometers without a charge. I believe that means you can go from Jaipur to Udaipur without charging the car. You charge it at home, and then you come to Udaipur, you charge it again before going back home. And Tesla said very soon they will make 1,000 kilometers per charge. So this is rapidly developing. We in our family has a Hyundai Kona Korean car, and it makes 500 kilometers without charging. But also you need government policies to help introduction of electric cars. And if you buy an electric car today, you will save money. But you will not save money immediately. But if you keep that car for 10 years, you will save money. Because over time, the cost of charging electric is much less than to buy gasoline. But the upfront cost of the car is higher. So if you are a poor man or at least don't have a lot of money, you may feel that the upfront cost is too high. But that should be mitigated by government policies, where government can give subsidies to the electric cars or potentially make the other cars more expensive. What we did in Norway was to give priority to electric cars in the bus lanes. We gave priority to electric cars and parking spaces, and all these tricks worked. And very soon, all cars and everyone buying a new car bought an electric one. Basically all the big players in the Indian industries now moving into electric. The Mahindras, the Tatas, the company in southern India called Ola. Also for two-wheelers and three-wheelers, it's happening very, very fast. But governments need to help it happen.
and of course the people need to also help it happen by asking for and demanding electric cars and solar energy. Beauty of solar energy is it can happen everywhere. You can put solar panels on your roof. Last summer I was traveling in southern Germany. I didn't see one farmer's house without a solar panel on the roof. And frankly, there's much more sun in India than there is in southern Germany. So the conditions here are even better for solar panels. And it can happen very fast as long as the government give the incitement for this to happen. So greening of India, which is happening, but should speed up. Electrification and renewable energy in India, which has happened, that should speed up. And third is circular economy. Just also to say that Prime Minister Modi has launched a so-called green hydrogen mission for India, which is really the first nation in the world making a policy for all of India to make India go into green hydrogen. And as soon as he did that, two of the richest Indians, Mr. Ambani in Mumbai and Mr. Adani in Ahmedabad, put tens of millions or tens of billions of dollars, haven't figured out how many crore rupees, but it's an enormous amount of crore rupees, which they have on the table for this mission to be successful. And here India can be a global leader in making green hydrogen from solar and wind energy. Finally, the circular economy. We are wasting enormous resources on the planet. I have a fairly old shirt here. What will happen when I don't use the shirt any longer? I will simply throw it away, I have to admit that. And I think you should all admit that that's what you are doing also. Sometimes you find maybe a younger sister or brother who can use it, but normally we throw it away. 99% of all clothes made on planet Earth are thrown away. And it's a complete waste of resources. Why will we spend enormous amount of lands for cotton rather than recircling our shirts and our trousers? And then this is made from wood, like in viscose, which is also used for why don't we chop down trees for making a new shirt when it can be recircled? There is issues here. I mean, the companies need to make this better, but there is no reason why we cannot recircle all our clothes. And maybe even more important, what are you doing with your phones when you cannot use them any longer? Or you want a more fancy phone, or you want to move from Apple to Samsung, or whatever you want? Well, no, we will throw it away. Sometimes you find someone to use it, but very often we throw it away. An enormous waste of resources. Everything in the phone can be recircled. You cannot do it your own, but Apple can do it. Samsung can do it. Vivo, Oppo, whatever phone you have, they can all do it. But you just need to make the right laws so that the companies are responsible for bringing it back and start this circular economy. And plastics is of course a prime example. We cannot just throw away all the plastics. Had an enormous fortune 4 days back in Siliguri, northern West Bengal, the gateway to the northeast. 10,000 young Indians turned out at 7 o'clock in the morning to clean the river. Why is that? Because Mahananda is it's a tributary to the Ganga. It's a beautiful river in principle. But it's not beautiful when there is any amount of plastic pollution there. And do we really want to get this into our body? We breathe plastics, we drink plastics, and we eat plastic when we eat fishes which have been got microplastic. And you won't believe it, even in the most pristine areas on the planet, say up at 5,000-6,000 meters in the Himalayas, still now there's small fragments of plastics in the water. There's no way we can escape it. We need simply to avoid the plastic we don't need and to, of course, recircle the plastics we do need. Fortunately, that was Prime Minister Modi has decided to do for India, to stop the use of unnecessary plastics. Why can't we drink from a normal cup? Why can't we have coffee or tea from a normal cup, or water or beer or whatever, whiskey, whatever you drink from a normal glass? There's no need for the plastics. But then there are plastics we do need, say, for the hospitals during COVID. That plastic needs to be recircled. And this double policy of avoiding
and recycling is what's the future for plastics. But of course, for all these items, plastics, electronics, clothes, we need to move into this circular economy, which is saving resources. Over time it will save money, maybe some upfront cost, but over time it will save money, and it will, of course, protect Mother Earth in a completely new way. So these are, in my view, the three main areas, and in all these areas individuals can contribute. True, you cannot, if Prime Minister Modi don't want to go green, there are limits to what you can do, but I know him, I know he wants to go green. And the same is and I met with a number of the chief ministers of different states. All of them want to take India in a greener direction, and the same is the case with the big players in Indian business and with the people. And when these three come together, politics, business and people, then we will see a green transformation of India. Let me finally cite the example of the greatest Indian who has ever lived, and maybe one of the greatest humans who have ever lived, Mahatma Gandhi. He came back here to India from, as you know, from the neighboring state of Gujarat. He came back to India as a relatively young man, and he picked a huge fight with the British Empire. At the time, no one thought he could succeed. He may have thought it himself, but very, very few Indians thought he could succeed, and basically no Brits thought he could succeed. The Brits thought the British Empire would last for hundreds of years. And many Indians have also resigned to that fate. India was a colony under the United Kingdom. But then this brilliant man, was supported by many others, at the end supported by millions of Indians, picked the fight against the biggest empires ever existed. It was said that the sun never sets in the British Empire because they control the entire globe. 3 decades after he landed in Mumbai, India was free. That's in history a very short period of time. For in 3 decades, we can also establish an ecological civilization in India. Not in 1 day, but in 3 decades, definitely we can, as Mahatma Gandhi did. And let no one fool you. I sometimes hear some of my British friends tell that, oh, colonialism was very good for India. What a joke. When India was occupied by the United Kingdom, India was 1/4 of the global economy, 25% of the global economy. When India was free, it was 2% of the global economy. And when India became free, maybe 15% of Indians could read and write. 85% could not. And at the time, in 1947, the life expectancy in India was around 30 years. Meaning when you were born, on average, you will be 30. Now life expectancy in India is 68, will soon pass 70. And look to the fact that this year the life expectancy in China and other Asian nations passed the life expectancy in the United States of America. And the highest life expectancy in the world is in South Korea. If you are so lucky to be a young lady born in Seoul today, on average you will be 90 years old. So don't tell me the joke that colonialism was a happy time for India. Life expectancy of 30, that's a very, very short. I would have been dead for many years ago. Now India is much freer, much better, bringing many more people out of poverty. Average education is much better, even if also need to improve, and health is much better in India. So India showed that it can achieve such a lot. And the new challenge is very simple, to use all these achievements to go into the ecological civilization of the 21st century, where we care for people and we care for the planet. Thank you so much. Thank you so much, sir, for those enlightening words, amazing facts, and solution to the environmental problems. Once again, let's have a huge round of applause for Eric, sir. Now I would like to invite Vishnu, sir, to kindly come up and present the vote of thanks, sir. आप सभी दूर दराज से आकर अपनी अपनी चित्र विचित्र परिस्थितियों से निकलकर यहाँ इतनी दूर पहुँचकर हमें तलाश कर आशीर्वाद देकर
इतना मनोबल बढ़ाया, गौरवान्वित किया और कई सारे अच्छे लोगों ने मेरे ये छोटे से आदमी को भी बर्दाश्त किया। मैंने आपसे कहा था, एक छोटी सी बात कही थी कि मैं गुनाह करने जा रहा हूँ और मेरे पूज्य गुरुदेव का मैंने उदाहरण दिया था कि मैं मंत्रों से ऊंचा नहीं बोल सकता, मैं सनातनी हूँ। और राजकुमार रेणुका जी राजस्थान सरकार के एक ऐसे नेता हैं जो ग्रस्त सन्यासी की प्रतिमूर्ति हैं और उनके सामने मैं मंच पर बैठने का साहस जुटा पाया, इसलिए मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी। आज मैडम पधारी हैं विशेष अनुरोध पर और कई सारे लोग और भी आए हुए हैं। पंकज जी भाई साहब आज आए थे, एडिशनल कलेक्टर साहब, GL शर्मा साहब विराजमान है। चाकसू मेरा पुश्तैनी गाँव तो चाकसू ही, मैं तो पैदाइश तो कादेड़ा की हम लोग चाकसू के पास में, तो हमारे बाप दादा तो वहीं से निकले हैं। तो चाकसू क्षेत्र में हमारा ज़्यादा जो आना जाना है वो सीढ़ की डूंगरी और आसपास की जो बेल्ट है उससे, और उस क्षेत्र में लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं भी डाबस, गोपालपुरा, कादेड़ा, चाकसू आसपास, वहाँ पर आदरणीय बड़े वरिष्ठ RS अधिकारी हैं GL शर्मा साहब, और SDM के नाते वहाँ पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपना अच्छा कई सारे कार्य इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। तो आप पधार करके हमारा इस मंच को आपने गौरवान्वित किया, उसके लिए आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर हमारे वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी चौक करण सिंह जी राजावत साहब को आज सम्मानित होते हुए बड़ा प्यारा लगा। हमें लगा कि हम अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं जिनके कार्य हैं, बहुत बड़े कार्य हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है, उस भीड़ में कई चेहरे होते हैं जो सम्मान करने योग्य होते हैं निस्संदेह रूप से। 4 काम मैंने भी जीवन में शायद अच्छे किए होंगे और मैं भी कहीं सम्मानित करने लायक शायद होगा, लेकिन कई बार मेरा नहीं हुआ। तो रेणुका साहब आपका धन्यवाद, विशेष आभार। आलोक जी व्यास साहब विराजमान हैं और कई सारे लोग विराजमान हैं। वो बहन जी आई हैं JCRC से, आपसे बड़ा प्यारा लगा मुझे मिलके, तो आपका धन्यवाद बहन जी, आप पधारे। और जितने भी लोग हैं अन्य, उन सब लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से कुछ विद्यालयों से लोग आए हैं, मेरे भाई वैद्य जी आए हैं। वैद्य जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, शंखनाथ फाउंडेशन, जोरदार तालियां बजा दीजिए आज। ये आदमी बिल्कुल एकदम पूरा जी जान से एकदम भूत बन करके, और बस ऐसी कंडीशन में मैंने देखा है। अब तो काफ़ी ठीक ठाक हो गई, दाढ़ी वाड़ी अच्छी आ गई है, कुर्ते में कलब भी है शायद, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि और बढ़िया इसमें चमाचम रहो ऐसे यार, बहुत हो गया, बहुत चीज़ें हो गई। और बाकी एक मालवीय नगर विद्यालय था, वो अपना वहाँ से कुछ इनोवेशन करने वाले विद्यार्थी आए थे, क्या नाम था उसका, सेंट एडमंड्स, हाँ सेंट एडमंड्स से कुछ विद्यार्थी आए थे, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो ऐसे कई सारे लोग आए, गणेश भगवान आ गए हैं, अब गणेश जी आ गए मतलब सब काम समाप्त हो गए हैं, कोई कमी नहीं बची है। तो आप सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, कृपा रखिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग जुड़ते रहें, चीज़ें चलती रहे, लेकिन आपके कलक्टरों का कार्यकर्ताओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, एक बात हमेशा याद रखिए, आप कलेक्टरों में ज्वाइन आपने कर लिया, इसका मतलब क्या आप अवार्ड प्राप्त करने वाले डिजर्व करते हो क्या, आप उसके उत्तराधिकारी हो गए क्या? नहीं नहीं बाबा, उसके लिए वो नीता बैठी है, छोटी बहन हमारी, उससे पूछो। मैंने प्राण पी गया उसके, मेरे 5-10 साल से राखी बांधती होगी, 15 साल से बांधती है, मैं उसके प्राण पी गया। मैंने कहा फाइल भेजेगी तो दूंगा, बोले नहीं भाई साहब नहीं, करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये ऑफिशियल चीज़ों को अलग रखो, 15 साल बाद भी कोई पूछेगा ना राजकुमार रेणुका को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का पुरस्कार कैसे दिला दिया, वो मैंने नहीं दिलाया, राजकुमार रेणुका जी कामों ने दिलाया, इतनी मोटी फाइल नहीं दिलाया जो मैंने भेजी है, और UN चीफ के नाते इन्होंने उसको अप्रूवल दिया है। तो कार्य के आधार पर किसी का निर्णय होता है तो मजा आता है। तो जिनका नहीं हुआ है वो लोगों से मेरा अनुरोध है, सही रास्ता पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया है। बहुत संघर्ष हो गए पहले, अभी कई जगह अच्छे काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो अगली बार और बेटर कर सकें। आदरणीय एरिक सोलिन साहब अगली बार जयपुर एनवायरनमेंट फेस्टिवल की घोषणा कर चुके हैं, और वो उनका मोटा मोटा ये कहना है कि जयपुर में जयपुर एनवायरनमेंट फेस्टिवल हो। फेस्टिवल माने सिर्फ एक नाच गाना ना हो जाए। राजस्थान वो धरती है जिसने 363 लोगों के साथ गर्दनें कटवा दी अमृता देवी बिश्नोई ने, लेकिन पेट नहीं कटने दिया। राजस्थान राणा प्रताप की धरती हमारे लिए जानकारी नहीं, हमारे लिए जबान करी है, तो हम जबान दे सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। भारत जितना ताकतवर होगा उतना ही विश्व का अधिक कल्याण होगा। भारत का महाशक्ति होना विश्व की श्रेष्ठ सेवा की गारंटी है। मैं नहीं कहता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूँ, मैंने पहले ही कहा मैं पर्यावरण पार्टी का हूँ, आखिरी सांस तक की पार्टी है। जब तक जिएंगे, जब तक अपने आप को वोट करते रहेंगे, पेड़ लगाते रहेंगे, लेकिन अभी तक उनका
मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो भी जहाँ भी जैसे ही पधारे हैं आगे आते रहें, लेकिन आप सब लोगों से अनुरोध है, आप वाकई काम करना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से आइए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार आज एक बड़ी घटना हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रमुख, छठे प्रमुख के रूप में आदरणीय एरिक सोलिम साहब ने दुनिया के 196 देशों के लोगों का मनोबल बढ़ाया। मेरे जैसे सामान्य बागवान पर भी अपना विश्वास व्यक्त किया और इतनी दूर चल करके राजस्थान आए। मैं राणा प्रताप की धरती की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। ऑनरेबल एरिक सोलिम, आप सब लोग बाहर, हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत सामान्य सा अल्पार रखा है हमने, ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े नहीं और हमने बड़े बड़ों को अप्रोच भी नहीं किया। तो हमने चाच का व्यवस्था रखी है और पूड़ी सब्जी की व्यवस्था रखी है और पेड़ के पत्तों पे रखी है। हमारे पास बड़ी पतले नहीं थी, वो बहुत महंगी वाली, तो हमने पेड़ के पत्तों की पतले बनाई है। वो है कुल्हड़ में आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़े महंगे भाव के गिलास भी नहीं है पानी के। तो आप सब लोग आनंद लेके जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आ जाएगा। नानी भाई का माहिरा है, सब मिलके भरिए। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, शुक्रिया। धन्यवाद सर। जो हमारे संतोष कुमार जी हैं, प्रतिनिधि के नाते ग्रीन इंडिया चैलेंज जो आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, उसके आप फाउंडर मेंबर हैं। थैंक यू विष्णु लांबा जी। नमस्कार टू एवरीवन। आई एम वेरी हैप्पी टुडे ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन इंडिया चैलेंज। वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर. Now, on the eve of New Year, what we want to do, we want to associate with Kalpataru Samsthan, and we want to start with 1 lakh minimum. Then we go for even 10 million, 20 million or something like that with the people participation. We have technology, we have everything, we have localized species and all these things. Thank you so much for the wonderful opportunity here. Thank you so much, Erikal sir and Vishnu Lamba ji. Great audience. Thank you so much.